नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी पर इस बार एक साथ विपक्ष भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ऐसे तमाम राज्यों में जहां बीजेपी को अपनी सत्ता होने का गुमान है, वहां विपक्ष ने उसको बड़ी चुनौती दे दी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी राम मंदिर के मामले पर घिरी हुई है, तो महाराष्ट्र में बारिश से हो रही तबाही पर उसके पास जवाब नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इन सब के अलावा दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से सरकार के विरोध में आंदोलन चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस समय लाचार दिख रही है और उसके नेता अपने नेता यानी मोदी के बाहर जाने के कारण, आज तो ऑस्ट्रेलिया में है नरेंद्र मोदी, बाहर यानी ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले इंडोनेशिया और उसके बाद अब जाएंगे न्यूजीलैंड। इन सब के कारण क्या असहाय महसूस कर रहे हैं बीजेपी के नेता, यह भी देखना दिलचस्प है। खैर, आप जानते हैं कि जिस राम मंदिर के बूते बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला, उसी राम मंदिर में चोरी के आरोप में बीजेपी के हाथों से सत्ता निकलने के आसार बन रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि राम मंदिर के शिलान्यास और उद्घाटन के बाद लगभग हर चुनावी सभा में, हर चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस बात का श्रेय लिया कि हमने राम मंदिर बनवाया है। मोदी और शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर इस बात को लेकर कई बार तंज भी कसा कि उसके नेता सनातन को नहीं मानते और राम मंदिर जाकर दर्शन नहीं करते। लेकिन अब बीजेपी की करनी ही उस पर भारी पड़ गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि मोदी और अमित शाह राम मंदिर का नाम लेने से घबराने लगे हैं। वक्त और जज्बात दोनों बदल चुके हैं पूरी तरह। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, दोनों बदल चुके हैं, क्योंकि इन दोनों को अब जनता के सामने बताना होगा कि चढ़ावे के करोड़ों रुपए आखिर किसने चोरी किए और कैसे चोरी हुए। आज इस बारे में कांग्रेस ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस तरह मोदी को घेरा है, बीजेपी को घेरा है, आइए जरा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया मंदिर का, प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट के लोगों को रखा, उन्हीं की सहमति से रखे गए, वरना धार्मिक लोगों को रखा जाना चाहिए। शंकराचार्य जी लोगों ने मना किया था कि साहब ये सही वो नहीं है, क्या नाम, तिथि नहीं है, लेकिन उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की चुनाव के लिए। तो राम को लाने का जो ढोंग इन्होंने रचा, बाल राम को हाथ में पकड़कर प्रधानमंत्री जी मंदिर ले जा रहे हैं। भगवान को कोई हाथ पकड़ करके मंदिर ले जा सकता है? तो अब जब चढ़ावा चोरी का महापाप हुआ है तो प्रधानमंत्री जी इसमें शामिल हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष। इस बात की सूचना प्रधानमंत्री जी को लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों की आस्था का विषय है। आस्था के विषय में बहुत साफ है, इसमें आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। ना संघ प्रमुख बच सकते हैं, ना प्रधानमंत्री जी बच सकते हैं। तो जब मोदी जी ने ट्रस्ट बनवाया, उसके बाद आप क्या करते हैं कि साहब कर तो पहले से रहे थे, वो मैं बिंदुवार रख रहा हूं आपके सामने, लेकिन इस बार पकड़े गए। जैसे नेहरू जी की तस्वीर के पीछे अब तक मोदी जी छिपते थे, उसी तरीके से इस बार हमेशा ये लोग चोरी करके राम जी की तस्वीर के पीछे छुप जाते थे। इस बार लाइट पड़ गई इनको, चढ़ावा चोरी की लाइट में इन्होंने दिन की रोशनी में चुराया है। और पैसे इन्होंने छोटे मोटे नहीं चुराए। कुछ लोग कहते हैं सैकड़ों करोड़, कुछ लोग कहते हैं हजारों करोड़। इसका प्रमाण है, प्रमाण इसका स्पष्ट प्रमाण है ये कि 16 करोड़ श्रद्धालु, निर्माण ट्रस्ट कहता है, ट्रस्ट कहता है, चंपत राय के लोग कहते हैं कि 16 करोड़ श्रद्धालु जो थे आए थे कुंभ के समय में 11 महीने में, और ट्रस्ट ही कहता है कि 84 करोड़ जमा हुए, यानी एक आदमी ने 5 रुपए 74 पैसे दिए। क्या आपको लगता है कि जो भी श्रद्धालु जाएगा, आप में से कोई भी श्रद्धालु जाएगा, 5 का सिक्का तो डालेगा नहीं? और नोट हो गया है बंद, 10 से कम तो डाल नहीं सकता। 10, 20, 50, 100, 200, 500, और लोग तो हजारों में भी डालते। लेकिन इन्हीं का अगर आप मीन ले लीजिए तो 147 रुपए होता है। अगर 200 रुपए भी किसी एक आदमी ने डाले, एवरेज आया, तो 3200 करोड़ रुपए की लूट है, जिसमें 84 करोड़ ये लोग जो है जमा किए हैं, बाकी 3116 करोड़ कहां है? इसका जवाब भी प्रधानमंत्री जी से चाहिए, संघ प्रमुख से चाहिए।
तो इसका जवाब प्रधानमंत्री से चाहिए, संघ प्रमुख यानी आरएसएस से चाहिए। इधर जब बात कांग्रेस पार्टी कर रही है और पोल खोल कर रही है बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की, तो इधर अखिलेश यादव ने भी दावा किया है कि बीजेपी के लोग ही मंदिर में चोरी से परेशान हैं और अब वहां भगदड़ मची हुई है। आइए जरा सुनिए यहां अखिलेश यादव को। कोषाध्यक्ष का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि कोषाध्यक्ष भी इस मामले में कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं। और विपक्ष पे एफआईआर और विपक्ष ही एफआईआर नहीं लिखी जा रही। आपने कहा था विपक्ष पे निशिकांत कार्रवाई करने की बात कही। विपक्ष के पे एफआईआर और विपक्ष की एफआईआर नहीं की जा रही है। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात एक व्यक्ति की नहीं है। सुन रहे वो पीछे हट रहे हैं कुछ लोग, कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार, 980 बार, 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप, इसका मतलब ये है कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, उनके सबके सीडीआर निकाले जाए। और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे। और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। शंकराचार्य और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं। तो भगदड़ भाजपा में मची हुई है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो सुन रहे थे आप, भगदड़ मच चुकी है। आप जानते हैं कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। अगर ईमानदारी से चुनाव हुए, यानी बिहार और पश्चिम बंगाल जैसा एसआईआर का खेल यहां नहीं हुआ, चुनाव आयोग अगर लेवल प्लेइंग फील्ड सारे दलों के लिए बनाए, तो ऐसे में बीजेपी का जीतना उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो बीजेपी में पहले ही अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं, ठाकुरों और ब्राह्मणों का बड़ा तबका बीजेपी से नाराज हो रहा है। ऊपर से बीजेपी जब राम मंदिर का कार्ड भी नहीं चल पाएगी तो आखिर क्या होगा। लोकसभा की तरह अगर विधानसभा से भी बीजेपी यूपी से आउट होती है, तब तो मोदी के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। यही दिक्कत इस समय महाराष्ट्र में भी चल रही है दोस्तों, जहां विपक्ष के सामने देवेंद्र फडणवीस अपना आपा खोते जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। कल उन्होंने भरे सदन में कहा कि जिनको कुत्ता नहीं पूछता वो सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए जो कुछ लिखा है, जरा उसको पहले देखते हैं। पहले सुन लेते हैं कि यहां पर देवेंद्र फडणवीस कह क्या रहे हैं। वीडियो को शेयर किया, पहले वीडियो देखते हैं क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। तो सुन लिया आपने। इसके साथ सुप्रिया श्रीनेत ने जो लिखा है वही जरा आप सामने ले आइए। सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं कि भाड़े के टट्टे जिनको कुत्ता नहीं पूछता छोड़ूंगा नहीं। यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सदन में भाषा है। धराशायी होते इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल पूछने वालों को गरिया रहे हैं। ये लोकतंत्र है देवेंद्र जी, और जिसको आप कोस रहे हैं वो जनता है। सत्ता का ये नशा उतरेगा जरूर। फडणवीस किस तरह अपना आपा खो रहे हैं दोस्तों, ये आपने देखा। इस तरह महाराष्ट्र विधानसभा में एक और हंगामा तब देखने मिला जब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और आदित्य ठाकरे, जानते हैं शिवसेना यूबीटी से विधायक हैं आदित्य ठाकरे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल विपक्ष का कहना था कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में यह मुद्दा सदन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने चर्चा में देरी पर आपत्ति जताई और सरकार से तत्काल जवाब देने की मांग की। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि गुरुवार को मानसून और उससे जुड़े हालात पर अल्पकालिक चर्चा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में मौसम की चरम घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है और ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है। स्पीकर के इस बयान पर आदित्य ठाकरे ने कड़ा विरोध जताया।
आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया कि क्या मैंग्रोव और जंगलों की लगातार कटाई को भी नजरअंदाज किया जाएगा। आदित्य ठाकरे ने पूछा कि यदि पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाता तो बारिश का असर इतना गंभीर नहीं होता। उन्होंने पूछा कि क्या इसे भी दैवीय आपदा कहा जाएगा। यह पूछा है आदित्य ठाकरे ने। इस पर राहुल नार्वेकर ने जवाब देते हुए कहा कि क्या आदित्य ठाकरे किसी दैवीय आपदा को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद बहस और तेज हो गई। आइए जरा इस बहस को भी सुन लीजिए, क्या चल रहा है सदन के अंदर, विधानसभा महाराष्ट्र की। सुनिए। सत्ताधारी पक्षातून तुम्ही सांगू नाही शकत राम मंदिर जाधव साहेब आपण चालू करा। भातकर साहेब खाली बसा। भातकर साहेब खाली बसा, खाली बसा। चला बसून घ्या, बसून घ्या सर। चला नीट बोला, नीट बोला, नीट बोला, नीट बोला। वय बघा तुमचं लय उर्मट आणि घमेंडखोर नुसता बसलाय कोपऱ्यात। प्रत्येक वेळी असा अहंकार असो हे ठीक आहे। भातकर साहेब आपण बसा। जाधव साहेब आपण चालू करा। तुम्ही तुम्हाला अधिकार कोणी दिला? जाधव साहेब आपण चालू तुम्हाला करा। अधिकार कोणी दिला यांना बोलायचा? राम मंदिर जाधव साहेब आपण बोला। अरे राम मंदिराच्या चोऱ्या करणारे आहेत तुम्ही। चंदा चोरा ठीक आहे, बसून घ्या। तो सुन रहे थे आप यहां पे मुद्दा बारिश, मुद्दा राम मंदिर, मुद्दा नीट, सब कुछ यहां खोल कर रख दिया आदित्य ठाकरे ने, उनके साथियों ने। यहां साफ साफ राहुल नार्वेकर आसंदी पर बैठे और वो कुछ नहीं बोल पाए। अब वही होता है कि फाइनली आप नहीं कोई और बोले। और ये सत्ता पक्ष के जब विधानसभा में, लोकसभा में जो मुख्य रूप से जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से ही होते हैं। हालांकि उस कुर्सी पर बैठते ही वो निष्पक्ष माने जाने चाहिए, लेकिन निष्पक्ष कहां होते हैं आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आदित्य ठाकरे ने और पूरा का पूरा इस कुनबे ने, इस ग्रुप ने, इस पार्टी ने घेर लिया यहां बीजेपी को। तो बीजेपी को अगर यह गुमान है कि महाराष्ट्र में उसने विपक्ष को पूरी तरह तोड़ दिया है, तो आदित्य ठाकरे का आक्रामक अंदाज उसके इस गुमान को तोड़ देगा। वहीं आज पश्चिम बंगाल चलिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए राहत की खबर आई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के फ्रीज किए गए 3 बैंक खातों के मामले में गुरुवार को यानी आज ममता बनर्जी गुट को बड़ी राहत दी है। अदालत ने यानी कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन खातों के संचालन के लिए एक स्पेशल अधिकारी नियुक्त किया है। ममता गुट इस अधिकारी के जरिए जरूरी खर्चों के लिए उन खातों से रकम ले सकता है जिसको फ्रीज किया गया है। हाईकोर्ट के जज सौगत भट्टाचार्य ने अपने अंतरिम आदेश में यह निर्देश दिया है। उन्होंने सेवानिवृत्त जज सुब्रत तालुकदार को स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। अभी 2 महीने का टाइम है। यह पूरा जुलाई का महीना, इसके बाद अगस्त फिर सितंबर, यानी लगभग 2.5 महीने का टाइम है। हाईकोर्ट ने कहा है कि स्पेशल ऑफिसर पार्टी के रोजमर्रा और कानूनी खर्चों के लिए उन खातों से राशि दे सकते हैं, लेकिन वो किसी को बड़ी रकम नहीं दे सकते। न्यायाधीश ने, जस्टिस ने कहा कि भविष्य में अगर चुनाव आयोग टीएमसी के किसी गुट को अंतिम मंजूरी देता है तो अदालत में इस फैसले को बदलने की अपील की जा सकेगी। यानी कोर्ट ये जानता है कि किस गुट को चुनाव आयोग अंतिम मंजूरी देगा, यह कोर्ट भी जान रहा है। इसलिए कोर्ट ने यह भी कह दिया अभी से एडवांस में कि अगर वो मंजूरी किसी भी गुट को देता है तो इस फैसले को, जो फैसला वहां चुनाव आयोग देगा, उस फैसले को बदलने के लिए इस अदालत में यानी कलकत्ता हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकेगी। आपको बता दूं कि 18 जून को विधाननगर के साइबर थाने में दर्ज एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर करके बैंकों को उन खातों से होने वाले लेन देन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। पुलिस के इस फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी गुट ने अदालत में याचिका दायर की थी। ममता बनर्जी गुट की ओर से एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने अदालत में दलील पेश की कि बैंक खाते फ्रीज होने के कारण पार्टी का कामकाज प्रभावित हो सकता है। उनका कहना था कि इन खातों में जमा रकम से ही पार्टी के दफ्तर का किराया, बिजली बिल और कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। ममता बनर्जी को राहत मिल गई है। वहीं अब नजरें जो हैं दिल्ली पर भी टिकी हुई हैं।
जहां जंतर मंतर पर बैठे छात्रों के लिए कोई राहत आती है या नहीं, ये देखना होगा। आज तो अभिजीत दिपके पुलिस के पैरों पर गिरते हुए दिखे ताकि वे तिरपाल अंदर लगा पाएं और अनशन पर बैठे छात्रों को भीगने से बचाएं। अगर वो विजुअल है तो जरा ले आइए स्क्रीन पर। ये सारे दृश्य ये देखिए पैरों पे गिर गए। ये देखिए जरा फुल स्क्रीन ला सकते हैं तो ले आइए। पैरों पे, पुलिस के पैरों के नीचे जरा देखिए। तो देख रहे थे आप, यहां पैरों पर गिर गए अभिजीत दिपके की तिरपाल लाने दीजिए, सब भीग रहे हैं। ये सारे दृश्य तकलीफदेह हैं, लेकिन मोदी सरकार ने जनता को इसी हाल में पहुंचाया है। क्या जनता अपने हाल बदलने के लिए अब उठेगी, जागेगी? इसी पर चर्चा करेंगे। विपक्ष के आगे भाजपा कैसे फेल हो रही है या फेल हो चुकी है? जंतर मंतर से क्या है बड़ी खबर? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए, अगले कुछ समय, 1.5 घंटे का वक्त, 1.5 घंटे से कम का वक्त अब रह गया, और इसमें साथ देने